आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जो शौर्य, रणनीति और त्रासदियों से भरा हुआ है। ये कहानी है मराठा साम्राज्य की, कि कैसे कुछ योद्धाओं ने मिलकर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया और फिर सब कुछ खो दिया। ये बहुत बड़ा सवाल है। आखिर कैसे महाराष्ट्र के पहाड़ों से निकली एक छोटी सी ताकत ने उस वक्त के सबसे बड़े साम्राज्य मुगल साम्राज्य को सीधी चुनौती दे दी, और सिर्फ चुनौती ही नहीं दी बल्कि पूरे भारत पर अपना परचम भी लहराया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि यह साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर गया? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, मराठा साम्राज्य का उदय कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। ये कई दशकों से पनप रही सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक परिस्थितियों का नतीजा था। एक ऐसी चिंगारी जो धीरे धीरे सुलग रही थी और बस एक बड़ी आग में बदलने का इंतजार कर रही थी। तो सवाल उठता है, आखिर क्या थी वो बातें जिसने मराठों को इतना ताकतवर बनाया? इतिहासकार मानते हैं कि इसके पीछे कई वजह थीं। पहली तो थी उनकी जमीन, उनका भूगोल, जिसने उन्हें कुदरती तौर पर कठोर और बेहतरीन योद्धा बनाया। दूसरा, उस दौर के भक्ति आंदोलन ने समाज के अलग अलग तबकों को एक साथ ला खड़ा किया। और हाँ, उस वक्त के मुगल बादशाह औरंगजेब की कट्टर नीतियां, जिसने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया था जिसे भरने के लिए मराठे पूरी तरह से तैयार थे। और उनकी मिलिट्री ट्रेनिंग को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, जो उन्होंने दक्कन की सल्तनतों में सेवा करते हुए हासिल की थी। उनकी सबसे बड़ी ताकत, उनका सबसे बड़ा हथियार था उनकी लड़ने की तकनीक, जिसे हम गुरिला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं। मलिक अंबर और शिवाजी जैसे महारथियों ने इसे एक कला का रूप दे दिया था। सोचिए, वो अचानक हमला करते, दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते और फिर पहाड़ियों में ऐसे गायब हो जाते जैसे कभी थे ही नहीं। बड़ी बड़ी मुगल सेनाएं भी इस रणनीति के आगे एकदम बेबस हो जाती थीं। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस चिंगारी को एक धधकती मशाल में बदल दिया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका एक ही सपना था, स्वराज, मतलब अपना राज, और उन्होंने इस सपने को हकीकत में बदल कर दिखा दिया। शिवाजी का एक स्थानीय सरदार से एक छत्रपति बनने का सफर कमाल का था, बहुत तेज और रणनीतिक। चाहे वो बीजापुर के ताकतवर जनरल अफजल खां को हराना हो या फिर औरंगजेब की कैद से आगरा से भाग निकलना, उनके हर कदम में उनकी जबरदस्त चतुराई और हिम्मत साफ दिखती है। अब देखिए, कोई भी साम्राज्य सिर्फ तलवार के दम पर नहीं चलता, उसे चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। और शिवाजी सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक शानदार एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। उन्होंने एक बहुत मजबूत इकोनॉमिक सिस्टम बनाया। अपने स्वराज यानी घरेलू इलाकों से वो रेगुलर टैक्स लेते थे, और बाहरी मुगलाई इलाकों से वो दो खास तरह के टैक्स वसूलते थे। चौथ, जो कि सुरक्षा के बदले में राजस्व का 1/4 हिस्सा होता था, और सरदेशमुखी, जो एक एडिशनल टैक्स था। इसी पैसे से उनकी ताकतवर सेना चलती थी। शिवाजी ने सिर्फ एक सेना नहीं बनाई थी, उन्होंने एक पूरा राज्य खड़ा किया था। शासन चलाने के लिए उनके पास 8 मंत्रियों की एक बहुत ही कुशल टीम थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। उन्होंने एक प्रोफेशनल सेना बनाई, डिफेंस के लिए किलों का एक मजबूत नेटवर्क तैयार किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने एक शक्तिशाली नेवी यानी नौसेना की जरूरत को समझा। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत ही क्रांतिकारी सोच थी। शिवाजी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब सत्ता छत्रपतियों से उनके प्रधानमंत्रियों यानी पेशवाओं के हाथ में आ गई, और यहीं से शुरू हुआ मराठा साम्राज्य के सबसे शानदार और सबसे बड़े विस्तार का युग। पेशवा बाजीराव प्रथम की सोच को ये एक लाइन पूरी तरह से बयां कर देती है। उनका मानना था कि कमजोर हो चुके मुगल साम्राज्य की डालियों पर नहीं, बल्कि सीधे उसकी जड़ पर, मतलब दिल्ली पर हमला करना चाहिए। अगर जड़ें ही कट गईं तो शाखाएं तो अपने आप ही गिर जाएंगी, और यही उनकी आक्रामक विस्तारवादी नीति का मूल मंत्र था। तो ये 3 पेशवा थे मराठा साम्राज्य के विस्तार के 3 सबसे बड़े स्तंभ। बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने सिविल वॉर के बाद राज्य को फिर से एक किया। उनके बेटे बाजीराव प्रथम, जिन्हें फाइटिंग पेशवा भी कहते हैं, उन्होंने अपनी तलवार के दम पर साम्राज्य को उत्तर भारत तक फैला दिया। और फिर बालाजी बाजीराव के समय में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। कहा जाता था कि उनका झंडा अटक से कटक तक फहराता था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप शिखर पर होते हैं तो गिरने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। अपने चरम पर पहुंचने के बाद ही साम्राज्य को एक ऐसा जबरदस्त झटका लगा जिससे वो फिर कभी पूरी तरह से उभर नहीं पाया।
और वो विनाशकारी झटका था 1761 में हुई पानीपत की तीसरी लड़ाई। अफगान हमलावर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़ी गई ये जंग भारतीय इतिहास का एक ऐसा मोड़ साबित हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। लड़ाई के बाद भेजा गया ये एक सांकेतिक संदेश पानीपत की तबाही की पूरी कहानी कहता है। 2 मोती का मतलब था सेना के 2 सबसे बड़े कमांडर सदाशिव राव भाव और पेशवा के बेटे विश्वास राव। इस एक ही दिन में मराठों ने सिर्फ लड़ाई नहीं हारी बल्कि अपने सबसे बेहतरीन योद्धाओं और नेताओं की एक पूरी की पूरी पीढ़ी खो दी। पानीपत के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि मराठा साम्राज्य के अंदर एक और जंग छिड़ गई, सत्ता की जंग। रघुनाथ राव, जिन्हें राघोबा भी कहते थे, उनकी पेशवा बनने की जिद ने मराठा सरदारों को ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया और पूरे साम्राज्य को अंदर से खोखला बना दिया। और जब घर में ही फूट पड़ जाए तो बाहर वालों को तो मौका मिल ही जाता है। बस इसी अंदरूनी फूट ने एक नई और बहुत ही अनुशासित ताकत के लिए दरवाजा खोल दिया, जो बस मौके की तलाश में थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये टकराव 3 एंग्लो मराठा वॉर्स के रूप में सामने आया, जो असल में ताकत के बदलते हुए संतुलन की कहानी है। पहले युद्ध में एकजुट मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया, लेकिन दूसरे और तीसरे युद्ध तक उनकी आपसी फूट इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का बहुत आसानी से शिकार बन गए। हर जंग के बाद जो संधियां हुई, उन्होंने धीरे धीरे मराठों की ताकत और उनकी आज़ादी को खत्म कर दिया। सालबाई की संधि ने उन्हें 20 साल की शांति तो दी, लेकिन बेसिन की संधि ने पेशवा को अंग्रेजों के अधीन कर दिया और ये उनकी आज़ादी के अंत की शुरुआत थी। और आखिर में पूना की संधि ने ताबूत में आखिरी कील का काम किया। और फिर आया साल 1818, वो साल जब जो कभी भारत की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत थी, वो औपचारिक रूप से समाप्त हो गई। आखिरी में पेशवा बाजीराव द्वितीय को कानपुर के पास बिठूर भेज दिया गया और मराठा साम्राज्य इतिहास का हिस्सा बन गया। तो आखिर में ये सवाल तो बचता ही है, मराठा साम्राज्य का पतन हुआ क्यों? क्या ये उनकी अपनी अंदरूनी फूट और गलतियों का नतीजा था, या फिर वो एक ऐसी नई औद्योगिक ताकत यानी अंग्रेजों का सामना कर रहे थे जिन्हें हराना शायद नामुमकिन ही था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है।